चलो राधे राधे सभी को, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लौकिक गद्य साहित्य। जैसा कि आप लोगों को पता है आदिकालीन कुछ स्वतंत्र यहाँ पर जो रचनाएं हैं, तो आदिकालीन स्वतंत्र रचनाओं की बात करें तो उसमें यहाँ पर एक लौकिक पद्य आता है, एक लौकिक गद्य आता है और आदिकालीन अपभ्रंश आता है। तो लौकिक गद्य और लौकिक पद्य और आदिकालीन अपभ्रंश, इनको यहाँ पे शुक्ल जी तो फुटकल रचनाएं कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ये कह देते हैं कि भाई साहब ये रचनाएं फुटकल नहीं है, आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं हैं जिनको यहाँ पर रासो रास सिद्ध और नाथ में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इनको आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं कहते हैं। जिसमें आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लौकिक गद्य। अब देखो लौकिक गद्य में यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, हम लोगों ने कल यहाँ पर देखा था, जैसा कि आप सभी को पता है आज एप्लीकेशन पे हम लोगों ने देखा था लौकिक पद्य, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ढोला मारू राधुआ पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे कवि कल्लोल पढ़े थे, कुशल लाभ, इसके बाद यहाँ पे अमीर खुसरो, विद्यापति, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो यहाँ पर लौकिक पद्य के थे वो सारे कवि यहाँ पे पढ़ लिए थे। अब मुद्दा इस बात का है कि आज यहाँ पर लौकिक गद्य में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना सबसे पहली रचना आती है राउलवेल। राउलवेल रचना की अगर हम बात करते हैं तो राउलवेल जो रचना है आपकी, ये यहाँ पर किस लेखक की है, तो याद रखना यहाँ पर एक रचनाकार आते हैं जिनका नाम है रोड़ा कवि। कौन है लाडलो? तो यहाँ पर रोड़ा कवि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी रचना है 10वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। कब की भैया? 10वीं सदी की यहाँ पर ये रचना मानी जाती है। अब मुद्दे की बात यह है कि सर ये जो रचना है आपकी, आखिर इसमें से कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, अगर पढ़ोगे तो राउलवेल ही पता चले 3 दिन चले, लेकिन हम लोगों को यह देखना है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या आता है, तो उन चीजों पर, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना भैया? देखना अब आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है भैया तिवारी जी, बिल्कुल हाँ, राधे राधे भैया सभी को, राम राम सभी को। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो रचना मानी जाती है ये गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसके फैक्ट की बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट आता है कि यहाँ पर गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। मिश्रित रचना मानी जाती है, मतलब गद्य पद्य मिश्रित का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा होता है कि इसे सर्वप्रथम चंपू काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम चंपू काव्य, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम चंपू काव्य है। तो सबसे पहला यहाँ पे चंपू काव्य तो भाई साहब आपको राउलवेल में देखने के लिए मिल जाता है। अब आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि सर इस रचना में और क्या क्या खास है, तो याद रखना ये ऐसी पहली रचना है या यहाँ पर सर्वप्रथम ऐसी रचना है जो यहाँ पर प्रस्तर शिलाओं पर लिखी गई है। मतलब यहाँ पर यह रचना सर्वप्रथम कहां पर? प्रस्तर शिलाओं पर आपको देखने के लिए मिलती है। इस रचना का यहाँ पर शलांकित रूप वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में आपको मिल जाता है। तो वर्तमान जो रूप है इसका, या हम कह सकते हैं शलांकित जो रूप है इसका, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसका जो शलांकित रूप है आपका, इसका जो शलांकित रूप है आपका वो कहां मिलता है? प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स में मिलता है, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंस ऑफ वेल्स में मिलता है। अब यहां पर ये कहां है भैया? तो ये आपका कहां पर है भैया? मुंबई में है। कहां पर है आपका? तो याद रखना ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में आपको यहां पर इसका शलांकित रूप वर्तमान में मिल जाएगा। बिल्कुल भैया ये संग्रहालय है, उसमें आपको यहां पर इसका बिल्कुल शलांकित रूप देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, एक मैराथन लीजिए एमपी वर्ग का सभी टॉपिक की, जिसमें हम समझ पाएंगे क्या क्या पढ़ना है। ओके डन। हाँ देखो यहाँ पर मैराथन, ये बताओ प्री की लेनी है कि मेंस की लेनी है? पहले आप लोग ये कंफर्म करें, मैराथन प्री की लेनी है कि मेंस की लेनी है? ठीक है ना? ओके डन। देखना अब यहां पर आपको दिया है, इसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें यहां पर नायक कौन है और इसमें यहां पर नायिका। तो नायक और नायिका की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न बड़ा शानदार बन जाता है। आप लोगों ने यहां पर
जो राहुल नामक यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य, तो आप लोगों को यहाँ पर नायक और नायिका की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर कौन है, तो राहुल नामक नायिका यहां पर इसके सौंदर्य का नखशिख वर्णन मिलता है लाडलो। क्या मिलता है, इसके सौंदर्य का जो नखशिख वर्णन मिलता है, जो यहां पर नखशिख वर्णन मिलता है, तो इसके सौंदर्य का नखशिख वर्णन आपको यहां पर किसमें मिलता है भैया, तो ये आपको यहां पर राहुल बेल में मिलता है लाडलो। किसमें मिलता है सर, पात्रता परीक्षा के लिए मैराथन लीजिए। ओके, कुछ लोग मेंस के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग प्री के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इस रचना में राजस्थानी, या हम यहां पे कह सकते हैं राजस्थान की जो यहां पर प्रधानता सहित हम कह सकते हैं 7 प्रकार की बोलियां हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें कितने प्रकार की बोलियां हैं, तो भैया यहाँ पे 7। अब देखो यही तो प्रश्न आपका कौन कौन सा बन सकता है। एक तो आपका ये वाला प्रश्न कहीं नहीं गया, हमेशा आता है कि यहाँ पे हिंदी साहित्य का पहला चंपू, तो मामला क्लियर है। ये कहां पर है भैया, आज वर्तमान में रूप बंबई प्रिंस ऑफ वेल्स में। इसके बाद एक आ सकता है कि पहली नखशिख रचना कौन सी है, तो नखशिख वर्णन की पहली रचना यहाँ पे कौन सी मानी जाती है, तो राहुल बेल मानी जाती है लाडलो। कौन सी मानी जाती है, राहुल बेल मानी जाती है। बिल्कुल भैया, यहाँ पर रोड़ा कवि की रचना मानी जाती है। क्लियर है बात यहाँ पर, चलो बहुत बढ़िया। कोवले माला भी बता दीजिए, बता दें भैया, सब बता दें, टेंशन मत लो, पहले नोट डाउन कर लो सभी। हाँ, फेयर आप लोग बनाते जाना। चलो हो गया। इसमें खंड कितनी है, कौन है भैया, 6 खंड है। प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनके नखशिख सौंदर्य का वर्णन आपको यहाँ पर कवि के माध्यम से बताया गया है, लेकिन जो राहुल नामक यहाँ पे नायिका है उसके यहाँ पे नखशिख वर्णन या सौंदर्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आप लोग यहाँ पर देखना, जैसे अगर हम बात करें अगली जो रचना आती है वो कौन सी आती है आपकी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की अगर हम बात करते हैं नारलो, तो इस रचना को थोड़ा सा समझना आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया, ऑनलाइन क्लास चालू हो गई भैया, पात्रता की ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसलिए तो आपको एक क्लास यहाँ मिलती है, वहां मिलती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया। अब देखना यहाँ पर अगर ये महिलाओं की भैया नायिका है उसमें, ठीक है ना। अब देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं पंडित दामोदर। तो पंडित दामोदर शर्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसके रचनाकार कौन है भैया, तो पंडित दामोदर शर्मा जी हैं। और यहाँ पर ये रचना कब की मानी जाती है, तो 12वीं सदी की रचना मानी जाती है। कब की मानी जाती है लाडलो, हाँ 12वीं सदी की यहाँ पर रचना मानी जाती है। अब इसके बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट आप लोग समझना। इसमें यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट समझना, बनारस एवं उसके आसपास की जो लोक संस्कृति है उसका यहाँ पे वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। इस रचना में व्याकरण के नियमों पर ध्यान रखा गया है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन आ चुका है, व्याकरण के नियमों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना, ये रचना कैसी है भैया, तो व्याकरण वाली रचना मिल जाती है आपको, जिसके आधार पर यह रचना हिंदी में यहाँ पर 12वीं शताब्दी में ही व्याकरण का यहाँ पे ध्यान रखा जाने लगा। तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो, ये जो रचना मानी जाती है इसमें यहाँ पर क्या है भैया, व्याकरण युक्त रचना आपकी ये मानी जाती है। बात समझ में आ रही सभी को, बात समझ में आ रही सभी को, बिल्कुल भैया एक बार कंफर्म कर दें। हाँ डन।
गोविंद चंद्र ने इसको 1154 ईस्वी माना है। वैसे ये डेट पूछी नहीं गई है, नेट वगैरह में आती है। हाँ, गोविंद चंद्र यहाँ पर 1154 ईस्वी इसको मानते हैं, लेकिन 12वीं सदी यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सटीक है। ठीक है ना। व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है और राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए इसका प्रयोग होता था। भैया जो राजकुमार होते थे ना लाडलो, तो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर इसी ग्रंथ का प्रयोग किया जाता था। तो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए कौन सी रचना आएगी लाडलो? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आएगी आपकी। कौन सी आएगी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण आएगी। बिल्कुल भैया, इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश कहा है। तो यहाँ पर अगर भाषा की बात करें लाडलो, तो यहाँ पर इसकी जो भाषा है वो यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? अपभ्रंश मानी जाती है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल, व्याकरण की क्लास एप्लीकेशन पे रहती है बेटा 10:15 पे, 11 बजे साहित्य लिटरेचर की क्लास रहती है, तो आप लोग ध्यान देना। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है व्याकरण की तो शाम को 7 बजे यूट्यूब पे रहती है, और आपको साहित्य की प्रैक्टिस करना है तो 9 बजे रहती है। ठीक है ना। डन, बात समझ में आ रही सभी को? चलो अब देखो यहां पर बिल्कुल आप लोगों ने नाम सुना होगा सुनीति कुमार चटर्जी का। सुनीति कुमार चटर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहां पर प्राचीन कौशली कहा था, इसको प्राचीन कौशली कहा था। बिल्कुल भैया, प्राचीन कौशली भाषा कहा था। जिसे अवधि बोलते हैं ना, तो अपभ्रंश है ना, तो यहाँ पर भाषा तो अपभ्रंश है, जो ग्रंथकार हैं वो अपभ्रंश भाषा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो यहाँ पर अपभ्रंश थी, जो भाषा थी, उसको प्राचीन कौशली कहा था, या इसको अवधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? अवधि कहा जाता है। ये आपके यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाएं। गद्य कंप्लीट हो जाएगा अभी कुछ ही देर में आपका। ठीक है ना। फिर अपन अपभ्रंश रह जाएगा तो कल सुबह में कंप्लीट, उसके बाद आदिकाल आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल से एमसीक्यू आएंगे। कितने बच्चे तैयार हैं एमसीक्यू के लिए आपके आदिकाल के? एक बार थम्स अप करके बताएं कितने बच्चे रेडी हैं एमसीक्यू सीरीज के लिए, कि यहाँ पर जो थ्योरी चल रही है एप्लीकेशन पे उसके एमसीक्यू यूट्यूब पे करा दिए जाएं, तो आपकी प्रैक्टिस भी लाजवाब हो जाएगी। और हाँ बिल्कुल भैया, क्या पूछ रहे हैं? आई एम रेडी। ओके, अब रेडी तो रहना पड़ेगा भैया, सिलेक्शन चाहिए ना। चलो अब आपको यहाँ पर दिया गया है अगली यहाँ पे रचना आप लोगों ने वर्ण रत्नाकर पढ़ी होगी, ज्योतिश्वर ठाकुर की। तो वर्ण रत्नाकर की अगर हम बात करते हैं, ये लौकिक गद्य साहित्य चल रहा है आप लोगों का। ठीक है ना। यूनिट वाइज क्लास, ये यूनिट वाइज ही। अरे कबूतरों, हाँ समझ रहे हो ना। हाँ, चल रहे मोरों की नगरी वाले कबूतर, देख इधर। अगला यहाँ पे दिया गया वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। चलो ये जो रचना है आपकी, देखो हम लोगों ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में क्या देखा? सबसे पहले तो यहाँ पर 12वीं सदी की रचना मानी जाती है, पंडित दामोदर शर्मा की है। व्याकरण युक्त रचना मानी जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी हैं इसके बारे में। इसके बाद राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी इसके माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर भाषा इसकी कौन सी? अपभ्रंश मानी जाती है। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी इसको कौशली कहते हैं, पुरानी कौशली कहते हैं, जिसको आपकी भाषा में अवधि कहा जाता है। गोविंद चंद्र ने यहाँ पर इसकी डेट 1154 बताई, लेकिन आपका यहाँ पर डायरेक्टली जो आंसर आता है वो 12वीं शताब्दी आता है। क्या आता है? 12वीं शताब्दी आता है। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर याद रखना, वर्ण रत्नाकर यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? यहाँ पर ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर की यहाँ पर रचना मानी जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ण रत्नाकर की डेट आपसे पूछी जाएगी तो 14वीं सदी आप लोग यहाँ पर याद रखना। इसकी जो यहाँ पर डेट है लाडलो, वो यहाँ पर क्या मानी जाती है? 14वीं सदी मानी जाती है। और यह रचना बिल्कुल भैया मैथिली भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आपके सामने निकल के आता है कि इस रचना में मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। मैथिली भाषा का लाडलो क्या हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है। तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? आपका मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा।
एक प्रश्न आता है, इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है लाडलो। इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है लाडलो? इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसे यहाँ पर मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं। इसे यहाँ पर मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं, विश्वकोश भी कहते हैं। तो मैथिली का जो यहाँ पर विश्वकोश है वो किसको कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, मैथिली का जो यहाँ पर विश्वकोश है वो किसको कहा जाता है आपका? तो वो आपका यहाँ पे वर्ड रत्नाकर को कहा जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, विषय वस्तु के आधार पर अगर इस रचना की बात होती है तो यहाँ पर ये क्या है? शब्दकोशीय श्रेणी की रचना मानी जाती है। तो याद रखना, यहाँ पर शब्दकोशीय श्रेणी की रचना है ये, शब्दकोशीय श्रेणी की यहाँ पर क्या मानी जाती है? तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो ये शब्दकोशीय श्रेणी की रचना भी मानी जाती है, श्रेणी की यहाँ पर रचना है। तो एक प्रश्न आपसे यहाँ पर सीधा सीधा आएगा, ये कैसी है भैया? शब्दकोशीय श्रेणी की रचना मानी जाती है किसके आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन था वो किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सर यहाँ पर इसका सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया? बीएससी मैथ की है और एमए भूगोल से किया है। क्या वर्ग एक दे सकते हैं? दे सकते हैं। मुख्य विषय होना चाहिए भूगोल आपका, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ओके। चलो अब एक चीज समझना, इसमें यहां पर क्या है? हिंदू दरबार और भारतीय जीवन जो यहां पर पद्धति है उसका यथार्थ चित्रण, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन जो पद्धति है उसका यथार्थ चित्रण जो आपको मिलता है लाडलो, वो भी आपको कहां पर मिलता है? वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अब देखना यहां पर इसका प्रकाशन, इसका यहाँ पर सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया? तो ये चीज आप लोग याद रखना, इसका यहाँ पर जो सर्वप्रथम प्रकाशन है, ये प्रकाशन आपका ऐसे पूछा गया है कहां से हुआ था। तो कुछ बच्चे इसमें डाउट में चले जाते हैं। हाँ, गेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल अवधेश गुप्ता जी, डन। अब देखो यहां पर आपको दिया है ये जो सर्वप्रथम जो प्रकाशन है इसका, अगर हम प्रकाशन की बात करें तो कहां से हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। तो याद रखना, जो एशियाटिक सोसाइटी यहां पर बंगाल, तो आप लोग बंगाल याद रखना केवल। तो बंगाल यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी थी आपकी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अब करवाया किसने था, तो एक तो सुनीति कुमार चटर्जी और एक थे बबुआ मिश्र। तो आप लोगों के दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति कौन थे आपके? सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र, बबुआ मिश्र। इन दोनों ने यहां पर जो आपकी वर्ण रत्नाकर थे इसका यहां पर जो प्रकाशन करवाया था वो यहां पर एशियाटिक सोसाइटी थी बंगाल, वहां पर उसके माध्यम से करवाया था। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इतने ही पॉइंट आपके बन सकते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल भैया, लिख लो आप लोग, ठीक है। इसमें भी 8 भाग हैं जिसमें 8वां अधूरा माना जाता है। उन 8 भागों को यहाँ पे 8 कल्लोल कहा जाता है। जैसे आपका एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, इसके यहाँ पर जो 8 भाग है ना उनको 8 कल्लोल कहा जाता है। 8 कल्लोल जिसमें 8वां अधूरा है, 8वां क्या है? अधूरा है इसमें। बिल्कुल, ये वाला पॉइंट आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। इसमें यहाँ पर 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट में से यहाँ पर 8 कल्लोल उनको कहा जाता है इसकी भाषा में, जिसमें यहाँ पर आपके जो 8वां पार्ट है वो क्या माने? तो इसमें अधूरा पूछा जा सकता है कौन सा है? तो अंतिम वाला इसमें अधूरा है भैया, लास्ट वाला। नगर का वर्णन, नायक का वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, तो सारे के सारे यहाँ पर आपको इसमें वर्णन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना? ओके, ठीक है।
चलो हो गया। अब देखना लाडलो, इसके बाद ये आपके जो 3 रचनाएं थी, ये आपकी यहां पर क्या थी, लौकिक गद्य की थी। अब बचा हुआ लास्ट पॉइंट इसका, वो कौन सा है आपका, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। उसके बाद पंक्तियां हैं तो लास्ट में कर लेंगे अपन। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य समझना, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। अब देखो यहां पर आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की जहां पर बात होती है तो आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है आदिकालीन अपभ्रंश जो साहित्य आपका, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मुद्दा यहां पर पहले समझना। इसमें यहां पर सबसे पहले एक व्यक्ति को यहां पर पढ़ लेते हैं आज हम, वो है स्वयंभू जी। तो यहां पर स्वयंभू देव भी इनको कहा जाता है, तो सबसे पहले इनके बारे में यहां पर समझना। स्वयंभू, स्वयंभू या इनको ही क्या कहा जाता है, स्वयंभू देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, तो स्वयंभू देव भी कहा जाता है। ये वाला मुद्दा है आपका। अगर हम यहां पर बात करते हैं लाडलो किसकी, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की, तो अपभ्रंश में स्वयंभू आएंगे आपके, ठीक है ना, अब्दुल रहमान वगैरह, ठीक है, हाँ पुष्पदंत वगैरह बहुत सारे आएंगे। अब देखो सबसे पहले यहां पर याद रखना, सबसे पहले इनकी रचनाएं समझना भैया। मोस्ट रचनाएं आप लोग याद रखना। स्वयंभू की रचना जो कौन कौन सी रचना है, जैसे एक आती है आपकी परमचर्यू आती है। कौन सी आती है, परमचर्यू आती है, ये आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। एक आती है यहाँ पर पंचमचर्यू आती है, वो आपकी इंपोर्टेंट नहीं है। एक आती है स्वयंभू छंद, एक आती है यहाँ पर स्वयंभू छंद, ये आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा। एक आती यहाँ पर रिठैमचर्यू, तो यहाँ पर याद रखना एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी रिथन्यचर्यू, वो भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, एक आपकी कौन सी आती है, पंचमचर्यू, ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होगी। आदिकालीन अपभ्रंश का वाल्मीकि, हाँ आ रहे हैं सारे पॉइंट आपके, आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। स्वयंभू छंद मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमचर्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक यहाँ पर कौन सी है, रिठनेमिचर्यू, वो भी आपकी यहाँ पर इंपोर्टेंट है, लेकिन इतनी नहीं है। अब देखो आप लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा स्वयंभू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, कौन, राम कुमार वर्मा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भैया राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार वर्मा यहाँ पर क्या कहते हैं, राम कुमार वर्मा यहाँ पर इनके बारे में एक स्टेटमेंट दे जाते हैं जो आज भी याद है लोगों को। बोला सर स्टेटमेंट यहाँ पर क्या देके जाते हैं, तो स्वयंभू हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना हिंदी के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू हैं। हिंदी के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू हैं, सर्वप्रथम कवि स्वयंभू हैं। ये मैंने नहीं कहा था, ये राम कुमार वर्मा ने कहा था भैया। किसने कहा था लाडलो, राम कुमार वर्मा ने कहा था। बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो राम कुमार वर्मा तो यहाँ पर कह के चले गए, बोल गए कि भैया ये पहले कवि माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपभ्रंश का सर्वप्रथम इनको महाकवि भी माना जाता है। तो एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर स्वयंभू की अगर हम बात करें, स्वयंभू की अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का महाकवि हो गए। अपभ्रंश के कौन हो गए भैया, ये महाकवि हो गए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना एक पॉइंट और आएगा, इनको यहाँ पे लाडलो अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनको यहाँ पर अपभ्रंश का कालिदास भी कहते हैं, अपभ्रंश का कालिदास भी कहते हैं लाडलो। इनको यहाँ पर अपभ्रंश का कुकवि भी कहते हैं, अपभ्रंश का कुकवि भी कहते हैं। ये वाला मामला आपको याद रखना पड़ेगा भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। 90 संधि है, हाँ आ रहा है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। समझ में आ गया सभी को। हाँ इनकी परमचर्यू रचना जो है लाडलो, अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर भी हम चर्चाएं करेंगे अभी, ठीक है ना। चलो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था, इनको बताइएगा।
अच्छा, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते क्यों है? तो आपको पता है रामायण किसका है भैया? वाल्मीकि जी का है। तो रामायण जैसी रचना इनकी है, राम जी का चित्रण है, तो इस कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जैसे कुछ पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, जितने भी विद्यार्थीगण है ना थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे आपकी यहाँ पर जो परमचर्यु है, परमचर्यु की बात करें तो परमचर्यु जो यहाँ पे रचना मानी जाती है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या है लाल दोस्त? सबसे पहला पॉइंट, इसमें 5 कांड हैं, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। इसमें यहाँ पर क्या है भैया? 12,000 श्लोक हैं, 12,000 इसमें श्लोक हैं, 90 संधियां हैं। कितनी है भैया? तो आपसे पूछा जाएगा इसमें यहाँ पर कितनी संधियां हैं लाडलो? 90 संधियां हैं। अब देखो परमचर्यु का कंसेप्ट आप लोग, वर्ग 1 का सिलेबस क्या है भैया? वर्ग 1 के सिलेबस की वीडियो बना चुका हूं मैं। अभी आप मेरे से पूछ रहे हो वर्ग 1 का सिलेबस क्या है? वीडियो बन चुकी है, प्री का और मेंस। सिलेबस कुछ बदलेगा नहीं अभी आपका, बिल्कुल वर्ग 1 का कोई चेंज नहीं होना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भयाणी ने कहा था, बिल्कुल भैया डॉक्टर भयाणी थे जिन्होंने यहाँ पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था? भयाणी ने कहा था। ये यहाँ पर क्या है भैया? अपभ्रंश के पहले महाकवि माने जाते हैं, सर्वप्रथम महाकवि हैं आपके, और इनकी जो परमचर्यु रचना है वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, एक महाकाव्यात्मक रचना भी मानी जाती है, जिसमें यहाँ पर 5 कांड हैं। बिल्कुल भैया, हाँ। और ये ऐसा भी कहा जाता है परमचर्यु इनकी एक अधूरी रचना थी। बिल्कुल भैया। अब परमचर्यु का कंसेप्ट यहां पर समझना, ये जो 90 संधियां है ना, ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगी, 83 और 7। अब ये यहां पर जैसे ही 2 भाग में बटी, एक 83 का कंसेप्ट आ गया, एक 7 का कंसेप्ट आ गया। तो ये जो संधियां थी आपकी, 90 संधियां जो थी, उसमें 83 और 7 का जैसे ही कंसेप्ट आता है, तो यह रचना आरंभिक यहाँ पे 83 संधियों को स्वयंभू के द्वारा लिखा गया था। तो 83 में जो नाम आता है वो यहाँ पर किसका आता है? अगर हम बात करते हैं, हाँ अगर हम बात करते हैं तो इन 83 में जो नाम आता है वो यहाँ पर किसका आता है लाडलो? तो ये यहाँ पे स्वयंभू है, और ये 7 यहाँ पे त्रिभुवन है, त्रिभुवन है आपके। अब आप लोग यहाँ पर याद रखने का प्रयास करना, ये सारा कंसेप्ट आपको शॉर्ट में लिख दिया है, समझा देता हूं पूरा। परमचर्यु में 5 कांड हैं। रामचरितमानस मतलब यहाँ पे रामायण जैसी रचना है, राम जी का चित्रण है भैया। ठीक है। इसके बाद इसमें आपके 12,000 श्लोक है, 90 संधियां हैं। 83 को किसने लिखा? परमचर्यु को। 83 की जो 83 संधियां हैं वो यहाँ पे स्वयंभू ने लिखी थी, और 7 संधियां उनके पुत्र ने लिखी थी। त्रिभुवन नाम था भैया। हाँ बहुत बढ़िया जी। इसके बाद यहां पर याद रखना, इस रचना में आपको कड़वकबद्ध रचना पद्धति का प्रयोग मिलता है। तो आपको यहां पर याद रखना है, इसमें यहां पर याद रखना है कड़वकबद्ध पद्धति, ये आप लोग लिख लेना कहीं पर, कड़वक शैली भी बोल सकते हैं, कड़वकबद्ध पद्धति, पद्धति इसका यहां पर इसमें आपको प्रयोग भी मिल जाता है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल भैया बिल्कुल लीजिएगा। आप लोगों को यहां पर याद रख लेना है, ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। अपभ्रंश की इस रचनाओं में जो यहाँ पर रचना है भैया, जैसे आपने देखा होगा पद्दड़ियां आपको मिलती हैं। ठीक है ना। हाँ, तो कड़वक शैली के नाम से पुकारा जाता है उसी चीज को, जहां पर बिल्कुल भैया अपभ्रंश की ऐसी रचनाएं जिनमें या इन रचनाओं में पद्दड़ियां जो मिलती हैं, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना उनको क्या कहा जाता है? तो उनको यहाँ पे कड़वक शैली का प्रयोग होता है भैया। इसमें यहाँ पर स्वयंभू के अनुसार अगर हम बात करें तो अपभ्रंश साहित्य में क्या मिलता है भैया? पद्दरिया या पद्दड़ियां छंद मिलता है। तो आपका यहाँ पर एक छंद भी नाम सुना होगा, पद्दरिया। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना पद्दरिया, या उसको यहाँ पर पद्दड़िया भी कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग चतुर्भुज ने किया था। किसने किया था? चतुर्भुज नामक विद्वान थे। अगर आपसे पूछा जाएगा यहां पर इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, इस छंद का सर्वप्रथम जो प्रयोग था भैया वो किसने किया था लाडलो? तो वो चतुर्भुज ने किया था। किसने किया था? एक चतुर्भुज नामक विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने यहां पर पद्दरिया छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है बात यहां पर? और एक पॉइंट आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, यहां पर इसमें स्पेस थोड़ा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है,
हाँ, स्वयंभू की पूर्ण प्रकाशित रचना कौन सी है? बेटा एक ही है उनकी पूर्ण प्रकाशित, जिसको स्वयंभू छंद के नाम से जाना जाता है। तो स्वयंभू छंद रचना पूर्ण प्रकाशित मानी जाती है। जैसे एक इनकी और है भैया, हाँ, जो आपकी रिद्धेमी मिचरयू आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल भैया, उसमें यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और परमचर्यू की अगर हम बात करें तो परमचर्यू रचना में, हाँ बिल्कुल भैया, डन। प्रथम खंड कौन सा है? विद्याधर है इसमें। हाँ, उनको लिखना नहीं है। हो गया ना, डन। वर्ग एक मेंस टफ हो जाएगा इस बार। हाँ, पिछली बार तो ठीक था लाडलो, इस बार टफ हो जाएगा आपका। चलो, बात समझ में आ गई सभी को? ये आपका यहां पर हम लोगों ने स्वयंभू को पढ़ लिया है आज, ठीक है ना? हाँ, ऐसे आराम आराम से पढ़ते चलेंगे अपन, ठीक है? जल्दबाजी तो नहीं है किसी को। अभी मैराथन क्लासें लाने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि हाँ, बैठ के पढ़ाने का शौक नहीं है। बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि अपन पढ़ा ही नहीं रहे हैं, और खड़े हो जाओ तो दर्द होने लगता है पैर में। मुद्दा ये है। तो अभी 2-5 दिन में और देखते हैं, सही हो जाए तो फिर अपन लंबी लंबी क्लासें लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो आप नोट्स व्यवस्थित बनाना और इतना ही पढ़ना भैया, इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। हाँ, बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, अब वो पढ़ो जो आपका सिलेक्शन दे, ठीक है? अभी नेट भी आ रहा है, तो नेट की भी तैयारी कर लो भैया आप लोग, ठीक है ना? नेट देना है आपको, यहाँ पे आगे सेट आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, सबको दो आराम से, कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, चलो, तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्वयंभू के बारे में, तो स्वयंभू के बारे में आप बता सकते हो स्वयंभू की रचना कौन सी है? परमचर्यू है। स्वयंभू छंद आप लोगों ने देखा होगा, तो ये रचना इनकी मिलती है। इसके बाद स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, कुकवि कहा जाता है। स्वयंभू को कालिदास भी कहा जाता है, अपभ्रंश का महाकवि भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे परमचर्यू में क्या मिलता है? परमचर्यू रचना है, उसमें यहाँ पर आपको 90 संधियां मिलती हैं, 12,000 श्लोक मिलते हैं आप लोगों को, और 5 आपको इसमें कांड मिलते हैं। क्लियर है बात यहां पर? तो स्वयंभू के इसी में से प्रश्न बन जाते हैं। तो बिल्कुल यहां पे जितने बच्चे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर आपको यहां पर पढ़ने में मजा आ रहा है तो। चलो, डन हो गया। ये आपके यहां पे स्वयंभू जी कंप्लीट हुए भैया। हाँ, अब ऐसे पढ़ने के लिए तो फिर बहुत सारे हैं। हाँ, फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा भैया। चलो, यूपी पीएडी टीजीटी का एग्जाम है, कब है भैया? इसमें बेटा रस तो बहुत सारे थे आपके परमचर्यू में, अगर आपसे पूछा जाएगा। हाँ, परमचर्यू के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। शांत भी है, वीर श्रृंगार करुण। हाँ, वीर श्रृंगार करुण शांत, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है ना? श्लेष भी मिल जाता है। चल, हो गया भैया। स्वयंभू का जन्म 783, कर्नाटक। हाउ, डन। वर्ग 1 के लिए जितने विद्यार्थी हैं, अब यहां पर हाँ,
अब आप लोग याद रखना, जितने भी आप विद्यार्थी हैं, अब यहाँ पर इसकी जो क्लासें हैं ये आपका आदिकाल जो चल रहा है कल तक कंप्लीट हो जाएगा, परसों से फिर आपको एप्लीकेशन पे ऐसे ही थ्योरी मिलेंगी, आपको एप्लीकेशन पे थ्योरी मिलेगी, बाकी एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है। ऐप पर जो क्लास का समय भैया 10 बजे, 10:15 बजे आपका व्याकरण रहता है और 11:15 बजे आपका लिटरेचर रहता है। ठीक है ना? तो मैं भी यूपी से हूं। देखो जितने बच्चे यूपी से है ना, एमसीक्यू सीरीज में हम यूपी राजस्थान सब कवर कर लेंगे। ठीक है? डन? ओके, चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। कल यहाँ पर आपका पूरा आदिकाल खत्म करेंगे, फिर अपनी क्लासों का टाइम बढ़ जाएगा, फिर एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे हम बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले, और जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं भैया वो पहले जुड़ जाया करो, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे तुम लोग। बुक वगैरह, नोट्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अभी थोड़ा पेशेंस रखें, हर चीज आपको प्रॉपर मिलेगी। हाँ बिल्कुल भैया। चलो आज के लिए इतना ही। नए बच्चे जितने भी है एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हो, तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपका यहाँ पर वर्ग 1 का कोर्स आपको प्री का मिल जाएगा। मेंस का भी लॉन्च करेंगे, तो मेंस के बच्चे जो भी हैं मेंस में आप लोग आ सकते हैं। चलो प्रयागराज अभी आने वाले हैं भैया। हाँ, अब प्रयागराज आएंगे, हो सकता है अगले महीने आए। चलो डन, ठीक है ना? अभी तो आप तैयारी करो अच्छे से, और बिल्कुल यहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं वर्ग 1 कोर्स लेना है हिंदी का ग्वालियर में, बड़े यहां पर ऑफलाइन नहीं अभी मिल पाएगा। ठीक है ना? ऑनलाइन ही मिल सकता है। आएंगे बिल्कुल यहां पर अगले महीने तक प्रयागराज। डन, जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मीटअप करते हैं। चलो भैया आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ में। एप्लीकेशन पे क्लास का समय रहेगा 10:15 बजे से। ठीक है? तो जुड़ना ना भूले, और आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए तो यूट्यूब पे 7 बजे व्याकरण चल रहा है, 9 बजे आपका यहाँ पे लिटरेचर चल रहा है, जैसा भी आपको पढ़ना हो। बोलिए भारत माता की जय।